हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वेब सीरीज 1984 के दंगों पर आधारित है, जब दो सिखों द्वारा इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। तब पूरे देश में हिंसा फैल गई थी। फिर कैसे सिखों को मारा गया, उन पे कितना अत्याचार हुआ। तो चलो बिना वेस्ट किए हुए टाइम शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 2016 रांची से, जहां संतोष जायसवाल नाम का एक पत्रकार 1984 के दंगों के कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स उस्मान नाम के आदमी के लोगों को देने वाला होता है। लेकिन गलती से वो डॉक्यूमेंट्स ये किसी दूसरों के हाथों में दे देता है। जब इसको पता चलता है कि इसने मिस्टेक कर दी, तब किसी बहाने से वो डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ से वापस लेता है और भागने लगता है। भागते भागते उसे एहसास होता है कि वह इनके हाथों में आ जाएगा, तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। लेकिन आखिरकार ये लोग उसे पकड़ ही लेते हैं। अब कहानी आती है फ्लैशबैक में, जहां हमें 1984 बोकारो की रिमझिम स्टील फैक्ट्री दिखाई जाती है। जयदेव अग्रवाल उर्फ जंडू अपने दोस्त ऋषि रंजन को इस फैक्ट्री के यूनियन नेता संजय सिंह उर्फ चुन्नू सिंह से मिलवाने ले आता है, क्योंकि ऋषि के पिता की फैक्ट्री में काम करते वक्त एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और 6 महीने हो गए, अभी तक ऋषि की नौकरी उसके पिता की जगह नहीं लगी। वहीं यूनियन लीडर चुन्नू सिंह, जो कि इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और उन दिनों पंजाब के हालात को देखकर उसके मन में सिखों के प्रति काफी नफरत भर गई होती है और वो दूसरे लोगों को भी सिखों के विरुद्ध भड़काने का काम करता है। जब ऋषि और चंदू फैक्ट्री पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर एक सिख से झगड़ा कर रहे होते हैं। ऋषि उस सिख को उन लोगों से बचाता है। ऋषि इतने सारे लोगों से अकेला भिड़ गया, ये देखकर चुन्नू सिंह बहुत प्रभावित होता है और इससे वादा करता है कि उसकी नौकरी फैक्ट्री में लगवा देगा और इसे अपना खास आदमी भी बना लेता है। इसके बाद सीन आता है 2016 का, जहां हम देखते हैं गुरसेवक सिंह अपनी बेटी अमृता सिंह, जो कि शहर की एसपी हैं, और उसके होने वाले दामाद कार्तिक के साथ पत्ते खेल रहा होता है। कार्तिक, जो कि एक इंजीनियर है और कनाडा में रहता है। शादी की बात पर बाप और बेटी में थोड़ी नोकझोंक होती है और अमृता उठ के वहां से चली जाती है। दरअसल अमृता पिछले 3-4 साल से ऐसा कहती हैं कि वह शादी करेगी और कार्तिक कनाडा से आ जाता है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से वह शादी नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि अमृता अपनी मरी हुई माँ के सामने दिया जलाती हैं, तभी वहाँ कार्तिक आता है। दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं और तभी अमृता के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें कोई बोलता तो नहीं पर सिर्फ झगड़ा होने की आवाज आती है। अमृता उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करके जब वहां पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि संतोष जायसवाल को जला दिया गया है और वह मर जाता है। अमृता उसे बचा तो नहीं पाती, लेकिन उन लोगों को पकड़ लेती हैं जिन्होंने संतोष को आग लगाई होती है, और इन सब के बीच कार्तिक कनाडा चला जाता है। इधर डीआईजी के ऑर्डर पर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अमृता, जो कि बहुत ईमानदार ऑफिसर होती हैं, वह डीआईजी से पूछती हैं कि ऐसा क्यों किया, उन लोगों को क्यों छोड़ा। इस पे डीआईजी कहता है कि बिना सबूत हम किसी को अंदर नहीं रख सकते। आखिरकार मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। इसके बाद दिखाते हैं कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री केदार भगत एक एसआईटी का गठन करते हैं, जो 1984 में हुए दंगों की जांच करेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले होते हैं और केदार भगत के ऑपोजिशन में जो नेता होता है वह और कोई नहीं बल्कि चुन्नू सिंह उर्फ संजय सिंह होता है, जो कभी बोकारो स्टील फैक्ट्री का यूनियन लीडर हुआ करता था, लेकिन आज वह एक बहुत बड़ा नेता बन चुका है। और केदार को यह शक होता है कि 1984 के दंगों में संजय का हाथ जरूर होगा। वह इस जांच के जरिए संजय सिंह की पॉपुलैरिटी को कम करना चाहता है। उस एसआईटी का इंचार्ज अमृता सिंह को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विकास मंडल को बनाया जाता है। जांच की शुरुआत में विकास मंडल 1984 के एक दंगई, जिसका नाम ऋषि रंजन होता है, उसकी फोटो अमृता को देता है। अमृता उस फोटो को देखकर एकदम सन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह फोटो किसी और की नहीं बल्कि अमृता के पिता के जवानी के टाइम की होती है। फोटो देखकर अमृता का शरीर ठंडा पड़ गया था। वो अपने पिता को फोटो दिखाकर पूछती हैं कि क्या यह आप ही हैं। उसका पिता कोई जवाब नहीं देता। उनको देखकर लगता है जैसे उनके सीने में कई राज दफन हैं। वो बस यही कहते हैं कि इसके बारे में कभी भी उनसे ना पूछे। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां झंडू ऋषि रंजन को एक मकान किराए पे दिलाता है, और ये मकान होता है कमलजीत छाबरा का, जो कि एक सिख हैं। उनकी एक बेटी है मंजीत छाबरा, जिसको सब मन्नू बुलाते हैं। मनु को पहली बार देखकर ही ऋषि उसके प्यार में पड़ जाता है। ऋषि छाबड़ा साहब के मकान के ऊपर वाले हिस्से में किराए पर रहता है और नौकरी के साथ वह छाबड़ा साहब के घर का छोटा मोटा काम भी कर देता है।
धीरे धीरे मनु और ऋषि की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इन्हें प्यार हो जाता है। अब वह एक दूसरे को दीवानों की तरह प्यार करने लगते हैं। इधर प्रेजेंट में अमृता 1984 के दंगों में अपने पिता की तस्वीर देखकर बहुत परेशान रहती हैं। वह नौकरी से रिजाइन भी करना चाहती हैं, मगर वो सच्चाई का पता भी लगाना चाहती हैं, क्योंकि उसकी मां के मरने के बाद उसके पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था और उसने कभी अपने पिता को कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। उसका मन मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके पिता कभी दंगई हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरसेवक एक पुराने संदूक से कुछ तस्वीरें और चिट्ठियां निकालकर उन्हें देखता है और फिर उन्हें आग लगा देता है। अमृता फिर पूछती है कि पापा आखिर सच्चाई क्या है, मगर गुरसेवक कुछ नहीं बताता, बस कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। अमृता उससे कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे सच्चाई पता करने बोकारो जाना पड़ेगा, और वह बोकारो के लिए निकल जाती हैं। अमृता के जाने के बाद उसके पिता किसी को कॉल करके बोलते हैं कि अमृता को किसी भी तरह से सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। फिर सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि ऋषि और मन्नू का प्यार परवान चढ़ रहा होता है, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। वहीं ऋषि, झंडू, मनु और मनु की दोस्त प्रज्ञा एक शादी में गए होते हैं, जहां चुन्नू सिंह भी था। ऋषि और मन्नू के बिहेवियर को देखकर चुन्नू समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चक्कर जरूर हैं। वहीं झंडू मनु के जिस्म का दीवाना होता है। उसके मन में मनु को लेकर गलत विचार होते हैं। कहने को तो वो ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन हवस कब किसी पे हावी हो जाए ये किसे पता। शादी में जब ऋषि छत पे अकेला खड़ा सिगरेट पी रहा होता है, तब वहाँ मनु की दोस्त प्रज्ञा आती है। वो ऋषि से कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, साथ में यह भी जानती हूँ कि तुम मनु को चाहते हो, लेकिन मैंने बस अपने दिल की बात तुम्हें बता दी, और ये वहाँ से चली जाती हैं। अब प्रेजेंट में अमृता और उसकी टीम बोकारो पहुंच चुकी है। उसे पता चलता है कि कोई सतनाम सैनी है जो इन दंगों में पीड़ित हुआ था, और वो अभी भी जिंदा हैं। इनकी टीम जाती है सैनी साहब से मिलने। तब सैनी साहब बताते हैं कि उस समय बोकारो शहर में उनकी हार्डवेयर की दुकान हुआ करती थी। शहर के सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही यूनियन लीडर चुन्नू ने लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और जब 2 सिखों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तब पूरे देश का माहौल खराब हो चुका था। बोकारो में भी हिंसा फैलने की आशंका थी, और चुन्नू सिंह इसका फायदा उठाकर लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काने का काम और जोरों से करने लगा। वह नहीं चाहता था कि एक भी सिख बोकारो में रहे। मैं भी उस रात को सामान समेटकर शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। चारों तरफ डर का माहौल था। मैं घर में अपनी बीवी और बेटी को अकेला छोड़ रमाकांत ठाकुर के साथ दुकान में पैसे लेने गया। अभी मैं पैसे निकाल ही रहा था कि वहाँ भीड़ आ गई, जिसमें ऋषि और झंडू भी थे। वह दुकान लूटने के लिए मेरी दुकान में घुसे। मैं दुकान में ही छुप गया। तब ऋषि बोला कि हार्डवेयर की दुकान में हमें क्या मिलेगा, बाहर 50,000 की गाड़ी खड़ी है, उसमें आग लगा दो। उन लोगों ने मेरी गाड़ी को आग लगा दी और मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचने में मुझे देरी हो गई थी। तब तक वो लोग मेरी पत्नी और बेटी की जान ले चुके थे। तभी विकास मंडल कंफर्म करने के लिए ऋषि की फोटो सैनी साहब को दिखाने के लिए अमृता से कहता है, लेकिन अमृता मना कर देती हैं। और अब रात को अमृता जब अपने क्वार्टर में होती हैं, तब उससे मिलने एक औरत आती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि अमृता की माँ प्रज्ञा होती हैं। प्रज्ञा वही लड़की है जो मनु की दोस्त थी, जो ऋषि को पसंद भी करती थी। प्रज्ञा अभी भी जिंदा हैं। अमृता उन्हें देख अचंभित हो जाती हैं। वो रोते हुए पूछती हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने मुझसे कहा कि मेरी माँ मर गई हैं। तब प्रज्ञा कहती हैं कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे उनके साथ नहीं रहना था, इसलिए मैं बोकारो चली आई। लेकिन प्रज्ञा अमृता के सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बाद अमृता रमाकांत ठाकुर के पास जाती हैं, जो सैनी साहब के साथ उस रात थे। वह बताते हैं कि उस रात दंगों में बहुत लोग थे। अमृता पूछती हैं कि कौन कौन और वो अब कहाँ हैं। वो ऋषि, झंडू और गुरु का नाम बताता है, पर उनको नहीं पता कि ये अब कहाँ हैं। और जब विकास वहाँ से चला जाता है, तब अमृता ऋषि का फोटो दिखाकर ठाकुर साहब से पूछती हैं कि क्या यही ऋषि रंजन हैं। ठाकुर साहब कहते हैं हाँ। अमृता अपनी माँ प्रज्ञा के पास जाती हैं और पूछती हैं कि अगर पापा ऋषि रंजन हैं, तो यह गुरसेवक कौन है और वह दंगों में क्या कर रहे थे। मुझे आप लोगों ने आज तक अंधेरे में क्यों रखा। तब प्रज्ञा जवाब देती हैं कि उन्होंने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया। अमृता कहती हैं कि अगर वह आपसे इतना ही प्यार करते थे तो आप लोग अलग क्यों हो। प्रज्ञा कहती हैं कि वह मुझसे नहीं मनु से प्यार करते थे, यानी मंजीत छाबरा से, जो कि अब कनाडा में रहती हैं। फिर अमृता को पता चलता है कि गुरु, जो कि दंगों में शामिल था,
वो अब किसी गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करने का काम कर रहा है। एसआईटी टीम गुरु से पूछताछ करती है। गुरु बताता है कि चुन्नू सिंह के कहने पर उस रात उसने दंगों में सैनी साहब की पत्नी और बेटी की जान ली थी। साथ ही उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब अमृता उससे कहती है कि क्या तुम ये बयान अदालत में दोगे? गुरु कहता है हाँ जरूर, और फिर उसे हिरासत में ले लिया जाता है। रात को अमृता और विकास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी अमृता रूम से कुछ काम के लिए बाहर जाती हैं। तब विकास ऋषि रंजन यानी कि अमृता के पिता की तस्वीरें देख लेता है और अब उसे पता चल जाता है कि गुरसेवक ही ऋषि हैं जो कि अमृता के पिता हैं। तभी गोली चलने की आवाज आती है। अमृता और विकास जाकर देखते हैं कि किसी ने गुरु को मार दिया है। और इधर दिखाते हैं कि चुन्नू यानी कि संजय सिंह झंडू के पिता अग्रवाल साहब के पास जाता है। तब अग्रवाल साहब उसे बताते हैं कि झंडू उस रात ऋषि के साथ दंगे में गया तो था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी बॉडी छाबड़ा साहब के छत से मिली। ये सुनकर संजय सिंह को शक हो जाता है कि झंडू की मौत के पीछे ऋषि का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। वो गुरसेवक यानी कि ऋषि से मिलकर कहता है कि 1984 का सारा जिम्मा वह अपने सर पे ले ले ताकि उसका नाम जांच में कहीं ना आए, और वह उस राज को अपने सीने में दफन कर देगा। अब गुरसेवक अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। आखिर ऐसा क्या राज था कि जिसे छुपाने के लिए गुरसेवक जेल जाने को भी राजी था। अब कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहाँ दिखाते हैं कि मनु की शादी उसके पिता किसी और के साथ फिक्स कर देते हैं। मनु की शादी फिक्स होने के बाद मनु और ऋषि घर से भागने का सोचते हैं। प्रज्ञा और झंडू भी उसका साथ देते हैं, लेकिन वह भाग नहीं पाते। तब ऋषि कहता है कि वह छाबड़ा साहब से बात करेगा, उन्हें मनाएगा, पर छाबड़ा साहब नहीं मानते। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि अमृता अपने मंगेतर जो कि कनाडा में रहता है उसको कॉल कर मनु के बारे में पता करने को कहती हैं। कार्तिक पता करके मनु के घर जाता है, उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, पर मनु कुछ नहीं बताती। वहीं झंडू के पिता अग्रवाल साहब टीवी पर गुरसेवक यानी कि ऋषि रंजन की गिरफ्तारी की खबर सुनते हैं। तब उन्हें संदेह होता है, क्योंकि वो जानते थे कि 1984 की हिंसा में ऋषि ने अगुवाई तो की थी, पर इसके पीछे चुन्नू यानी कि संजय सिंह का हाथ था, जिसने हिंसा भड़काने और हथियार असला बारूद सप्लाई करने का काम किया था। इसके बाद वह अमृता के पास जाता है और उसे बताता है कि यह बात सच है कि उस रात दंगे में उनका बेटा झंडू और ऋषि जरूर थे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि दंगे का जिम्मेदार और दंगे को भड़काने वाला संजय सिंह था। तब अमृता उनसे पूछती हैं कि आप ये सब कैसे जानते हैं। अग्रवाल साहब बताते हैं कि मैंने उस रात संजय सिंह के खास आदमी सूरज को लोगों को हथियार पहुंचाते देखा था, और सूरज अब भी उसके साथ हैं। अमृता उनसे पूछती हैं कि क्या ये सब आप अदालत में बताएंगे, तो ये कहते हैं हाँ। इसके बाद दिखाते हैं कि अमृता मुख्यमंत्री केदार भगत के पास जाती हैं, उसको सारी बात बताती हैं। केदार भगत उसे पावर देते हैं कि जाकर सूरज को गिरफ्तार करें, और जैसे ही अमृता चुन्नू सिंह के घर से सूरज को गिरफ्तार करती हैं, तभी उससे कोई गोली मार देता है और सूरज मर जाता है। अब गुरसेवक को अदालत में पेश किया जाता है, जहां जज साहब गुरसेवक से कहते हैं कि तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है। गुरसेवक कहता है कि नहीं। तभी गुरसेवक का वकील एक गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत मांगता है, जिसकी जानकारी अदालत को नहीं थी, पर जज इसकी इजाजत दे देते हैं, और ये गवाह और कोई नहीं बल्कि मनु होती है, जिसे देख गुरसेवक दंग रह जाता है। मनु अदालत को बताती हैं कि उस रात जब पूरे शहर में खून खराबा हो रहा था, तब ऋषि उनके घर आया और उनके पूरे परिवार को ऊपर के कमरे में रहने को कहा था, ताकि जब दंगाई आए तो उन्हें लगे कि यहाँ कोई नहीं है। और साथ ही उनसे वो ये भी कहता है कि जब तक वो ना आए ये दरवाजा ना खोले, और वो चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ झंडू आया। इन्होंने रूम का दरवाजा खोल दिया क्योंकि झंडू ऋषि का दोस्त था, लेकिन उस रात झंडू कुछ अलग ही मूड में था। उसकी नीयत मनु को लेकर पहले से ही खराब थी, और आज आखिर वो दिन आ ही गया था जब दोस्ती पे हवस हावी होने लगी थी। वह मनु के माँ बाप को रूम से बाहर निकाल देता है और मनु के साथ बलात्कार करता है। कुछ देर बाद यहाँ मनु आता है। ये बात जानकर वह झंडू को मारने लगता है, और इस तरह झंडू की जान चली जाती है। अदालत मनु के साथ जो हुआ उसके लिए इससे माफी मांगती है। तब मनु गुरसेवक से कहती हैं कि आज तक जो राज आपने अपने सीने में दबाए रखा है, प्लीज उसे बोल दीजिए। इसके बाद गुरसेवक बताता है कि संजय सिंह ने लोगों को दंगा कराने के लिए भड़काया था।
उसने पूरे शहर के सिखों की लिस्ट बनाकर पूछा कि कहाँ से मारना शुरू करे। तब मैंने जानबूझकर छाबड़ा साहब का घर बताया ताकि मैं किसी तरह मनु के परिवार को बचा सकूं। और जब सैनी साहब की दुकान लूटने सब सैनी साहब की दुकान में पहुंचे, तब मैंने सैनी साहब को दुकान में छिपे हुए देख लिया था। इसलिए मैंने जानबूझकर गाड़ी में आग लगाने के लिए कहा था ताकि सैनी साहब की जान बच सके। मैंने उस रात किसी की जान नहीं ली, बल्कि मैंने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश की। इसके बाद गुरसेवक यानी कि ऋषि बताता है कि हिंसा खत्म होने के 1 साल बाद वो पंजाब जाता है मनु के पास, जहां वो देखता है कि मनु एक छोटी बच्ची की माँ है और ये बच्ची किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त झंडू की होती है। मनु को इस बच्ची को देखकर वो रात याद आ जाती है, वो सहम जाती हैं। तब ऋषि उस बच्ची को लेकर चला आता है और बड़े नाजों से अपनी बेटी की तरह उसे पालता है, जो आज अमृता है। ये बात सुनकर अमृता बहुत इमोशनल हो जाती हैं। वो अपने पिता को गले से लगाती हैं। वहीं अदालत संजय सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला सुनाती है। अब अमृता संजय सिंह को गिरफ्तार करती हैं, लेकिन संजय सिंह उससे जो कहता है वह सुनकर अमृता दंग रह जाती हैं। वो कहता है कि मैं उस समय एक छोटा यूनियन लीडर हुआ करता था। जरा सोचो कि मेरे पास दंगा कराने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए, जरूर किसी ने दिए होंगे। वह बताता है कि उस समय एक बड़े आदमी और बड़े नेता हुआ करते थे केदार भगत के पिता, और केदार भगत ने ही दंगों का असला बारूद मुहैया करवाया था। ये सुनकर अमृता सोच में पड़ जाती हैं और ये वेब सीरीज यहीं पे खत्म होती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, साथ ही इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।